ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ही हमने देखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि हाउ कैन वी गेट द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ नंबर विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग बात करेंगे, अगर हमें कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए दिया जाए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर, तो हम उस क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन मिला है। द क्वेश्चन इज दैट 13 into 17 into 19 into 23 and plus 13, ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो आपको दिया गया है नंबर, ये नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर, और अगर कंपोजिट है तो क्यों है, कैसे। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 6 7 2 1 5, ये नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो कैसे, और कंपोजिट नंबर है तो कैसे। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी क्या है। प्राइम नंबर तभी होगा जब उसके पास दो फैक्टर होगा। और इसके बाद हमने कंपोजिट नंबर में बताया था अगर इसके पास हैविंग मोर देन टू फैक्टर हो जाए। अब ये टू फैक्टर्स वाले में भी बच्चों हमने क्लियर किया था कि प्राइम नंबर का जो दो फैक्टर होगा वो वन होगा एंड इटसेल्फ होगा। कंपोजिट नंबर वाला में मोर देन टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ तो होगा ही होगा, इसके साथ आपको कम से कम एक और फैक्टर दिखाना होगा, तब आप ये कह सकते हो कि जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप में से कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बनाने आता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लो कहीं आपको किसी ने दिया मल्टीप्लाई करने को, देखते जाओ, उसने थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई आपको दिया करने को। ये आपको नंबर दिया मल्टीप्लाई करने के लिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या जीरो। इसे मल्टीप्लाई करने में हमें कितना टाइम लगा। ऐसा कैसे मालूम चल गया कि आंसर इसका जीरो है। हाँ? किसी भी नंबर को सीधे बात है, ठीक है। तो आप इन सबको आपने किसी को नहीं देखा, आप इन सब में से किसी पे ध्यान नहीं दिए होंगे। आपका सीधे ध्यान कहाँ गया होगा, जीरो पे। और जीरो पे ध्यान गया होगा और तुरंत आपने कह दिया होगा आंसर जीरो। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने जीरो को क्यों देखा, क्योंकि जीरो के लिए आपको बहुत सारी चीजों को पता है। आप जानते हो कि जब जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर जीरो देगा। मीन्स आप इस क्वेश्चन को सीधे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठे हो। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिए।
आप इस क्वेश्चन को सीधे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ गए, आप कुछ लूप होल ढूंढे, कुछ आप ऐसा कोई बैकडोर ढूंढे जहां से आसानी से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को भी इनटू करने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करने लगूंगा। मैं जिस तरह से आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लूप होल ढूंढा है, वैसे मैं भी यहाँ लूप होल ढूंढूंगा। तो मुझे दिखाई देगा कि ये 13 जो है ये दोनों में है। और एक बात और गौर करिए, इस नंबर में कितने टर्म्स होंगे, यहाँ प्लस है, एक प्लस के पहले वाला एक टीम होगा और प्लस के बाद वाला दूसरा टीम होगा, यानी यहाँ दो टर्म्स होंगे। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में आपको 13 ऐसा नंबर है जो दोनों में दिखेगा, तो आप यहां लिख देना 13 कॉमन, इधर क्या बचेगा 17, 90, 23 एंड प्लस 1। किसी भी नंबर में अगर आप इंटू 1 डाल दोगे तो किसी को परेशानी होगा क्या, इंटू 1 तो हम किसी नंबर में डाल सकते हैं। अब देखो लिखेंगे each has more than 2 factors। अब पूछेगा कौन कौन, तो लाइक देखो 13 इंटू समथिंग है, मीन्स 13 से डिविजिबल होगा, 1 से होगा, इटसेल्फ से तो होता ही होता है। देख लीजिए 1 इटसेल्फ और एक और मिल गया, तो ये किसमें है, कंपोजिट में, ईटीसी, इसके अलावे और भी होगा, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बोलिए किसी को परेशानी, एनी वन ऑफ यू? गौरव तुमको दिक्कत है क्या जी? गौरव आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज या ये यही वाला ना, ये +1 होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, जब 13 कॉमन लेंगे तो ये साइन यहाँ आ जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं होगा। आप डिवाइड चेक करो, आप मल्टीप्लाई चेक करो, डिवाइड चेक करो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस नंबर को सॉल्व करो तो ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। पहले मल्टीप्लाई करना 13 इंटू 17, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 19, फिर जो आए उसमें मल्टीप्लाई करना 23 से, और फिर जो आएगा उसमें प्लस करना 13, और निश्चित ही वो 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बच्चों, हाँ बहुत अच्छा, तो ये, हाँ ठीक, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा ना, इस क्वेश्चन में हम ब्लंट के जैसा इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, हमें लूप होल ढूंढना है। मान लो ये तो थोड़ा छोटा था तो मल्टीप्लाई कर लिए, अगर ये बहुत लंबा होता, इसमें 15-20 नंबर दिए होते, तब क्या करता? बिल्कुल, तो हम मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ हम ध्यान ये रखेंगे कि कुछ इसमें लूप होल है या नहीं है, कहीं से ये कमजोर है या नहीं है। अगर मान लो आपको कोई कहता है एक दीवार तोड़ने के लिए या किसी पेड़ को तोड़ने के लिए, काटने के लिए
तो हम तोड़ना वहां से शुरू करते हैं जहां से दीवार पहले कमजोर हो, या वहां से तोड़ेंगे जहां का दीवार सबसे मजबूत हो। कहां से तोड़ेंगे? जहां से कमजोर है वहां से स्टार्ट करेंगे ना। तो बस यही क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत भारी होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में बीच में कुछ ऐसा लिख दिया होगा जो उस क्वेश्चन का सबसे कमजोर पार्ट होगा। उस क्वेश्चन को अगर आप वहीं से स्टार्ट करते हो तो बड़े आराम से बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये कहता है, ये इंटू में नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एक नंबर दिया है, और ये नंबर देख के आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये कंपोजिट है या प्राइम है। अरे भाई ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड में थोड़ी है कि कॉमन देखोगे। कॉमन करने का मतलब दो टर्म चाहिए। हाँ, ये नंबर भी कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट देखो। आपने बचपन के क्लास में डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल पढ़ा होगा। अगर लास्ट में होगा 0 2 4 6 8 तो डिविजिबल होगा वो 2 से। अगर लास्ट में होगा 0 5 तो डिविजिबल होगा, अगर लास्ट में होगा 0 डिविजिबल होगा 10 से। ठीक है। अगर लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। अगर लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से तो नंबर भी 8 से होगा। अगर डिजिट का सम, डिजिट साउंड इको कर रहा है तो आप अपना माइक ऑफ रखें, सभी लोग माइक ऑफ रखिए। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये बचपन के क्लास का कहानी है। इफ डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इतनी बातों को आप जानते हैं, कभी किसी क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है। तो देखिए, इस नंबर को देखने के बाद हमें क्या दिखाई दिया? यूनिट डिजिट 5। तो लिखेंगे हम क्या कि द यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट digit of number is 5, so it must be divisible by 5. That means it has more than two factors like 1 itself and 5. Hence, it is a composite. परेशानी? तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब जो हमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है हमसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, उस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सो दैट 4 to the power n never in with 0 for any
नेचुरल नंबर, या इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, ये देखिए कि क्या आपको इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आया या नहीं आया। जो देखो कहता है कि ये n जो होगा ये कोई नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर होगा मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। नेचुरल नंबर 9 तक नहीं होता है, नेचुरल नंबर कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमसे पूछा था 4 का पावर n, तो n का वैल्यू 1 हो सकता है, तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो 4 का पावर 1 4 होगा। n का वैल्यू 2 हो सकता है, तो 4 का पावर 2 यानी 4 इंटू 4 16 होगा। n का वैल्यू 3 हो सकता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64 होगा। n का वैल्यू 4 हो सकता है, तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 होगा। n का वैल्यू 5 हो सकता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 10 तो 24 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही n का वैल्यू 6 7 8 9 10 करते जाओगे, और उन सब वैल्यू पे देखिएगा तो 4 का पावर ये 5 कितना से इंड कर रहा है, 4 से। ये कितना से इंड किया, 6 से। ये 4 6 4, यानी कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिला जो इंच विथ कितना हो, 0 हो। यही आपको प्रूफ कर देना है कि n का आप जो चाहे वो वैल्यू ले लो। आप तो 5 तक ही देखे, आप n का वैल्यू 500 लेते, 1,01,105 लेते, कुछ भी वैल्यू लेते n का, और जब आप 4 के पावर n को सॉल्व करते तब वो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, ऐसा आपको प्रूव कर देना है। दिक्कत ऐसे करके भी अगर हम लिखें, ऐसे करके भी कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमने 3 4 केस स्टडी किया, सब केस में ऐसे जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन फिर इसमें बात वही हो जाएगी कि सामने पूछने वाला कहेगा कि तो 4 के पावर 201 होगा तो क्या होगा बताओ तो फिर, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई आदमी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या कि 4 का पावर 2001 इसका मतलब ये कितना से इंड करेगा, एंड्स विथ क्या होगा इसे, कर सकते हैं, करिए। या इसमें ये भी पूछता है कभी कभी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आप ओलंपियाड वगैरह का फॉर्म भरते हैं ना, ओलंपियाड स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह फॉर्म भरते हैं आप, तो आपसे इन तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लगता है बच्चा, 4 कितने लोगों को, 4। अच्छा, ईमानदारी से बताना है कितने लोगों को आता है, अमृतांशु। और किसी को आता है, गर्ल्स नहीं आता है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करना होता है हमें पावर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और डिवाइड करके पता करो रिमाइंडर क्या है, ठीक।
तो अब यहाँ पे जब आप 2001 को डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो जो रिमाइंडर आ गया ना, वही पावर निकाल लो, लास्ट डिजिट वही होता है। ठीक है, और अगर पूरा पूरा कट जाता, क्या हुआ? क्या बोलते हैं? हाँ, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, हाँ बोलते हैं। एक बात और बच्चों ध्यान रखना कि अगर मान लो ये 4004 होता, तब तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाता, तो रिमाइंडर कितना बचता? तब रिमाइंडर नहीं बचता। तो हमको रिमाइंडर जीरो नहीं लेना है। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो पावर डालते हैं हम नंबर खुद को। अगर ये क्वेश्चन होता तो हम 4 का पावर 4 डालते, और 4 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट? 256 में से। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ये आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चल रहा था तो 2 मिनट का बात था, ये भी जान लिए तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन था, हम वापस से उस क्वेश्चन पे आए। हमको ये दिखा देना है कि 4 का पावर n, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 4 का पावर n कभी भी जीरो रिजल्ट नहीं देगा लास्ट, मतलब वो एंड नहीं करेगा। क्या करेंगे तो देखिए, अच्छा कोई भी नंबर, ध्यान से समझिएगा, कोई भी नंबर जो एंड्स विथ जीरो होगा, यानी कि उसके लास्ट डिजिट क्या होगा ना, या आप इसको यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो, ये क्या होगा? जीरो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल देखा था, उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो होगा तो वो नंबर कितना से डिविजिबल होगा? 10 से। लास्ट में जीरो तो सिर्फ 10 बोलिएगा, ठीक, डिविजिबल बाई 10। 5 के लिए दो है, 0 5 दोनों। 10 के लिए बस सिंगल, यही कंडीशन। तो 5 का भी है, सही बात है, लेकिन जब ऐसे सिचुएशन में आंसर बोलना हो तो वही बोलेंगे जिसमें ही, जिसके लिए ही वो बना। 5 के लिए जहां भी आप पढ़े होंगे 0 एंड 5 दोनों पढ़े होंगे। तो देखो, अगर मान लो कोई नंबर जो 0 से एंड करेगा, यानी अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब देखो, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो 10 को तो हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि मस्त है वो 2 से एंड 5 से, दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक, तो यहीं से एक रूल बन गया है कि किसी भी लास्ट डिजिट के लास्ट में जीरो तभी आएगा जब वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के टर्म में। ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अगर कोई नंबर इस टर्म में है, ये भी याद रखना है कि m जो है ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, n जो है ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब ना तो m जीरो हो सकता है ना n जीरो हो सकता है, तभी आप कह सकते हो कि उसके लास्ट में जीरो आएगा। अब 4 है यहाँ, तो आप करेंगे 4 को प्राइम फैक्टराइज, तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 का पावर n लिखेंगे। इफ, ऐसा लिखेंगे, इफ अ नंबर
ends with 0, ends with 0, it must be divisible by 10. That is, it has factor 2 and 5 both, but 4 has not a factor 5, hence 4 power n never ends with 0. इस तरह के क्वेश्चन को जब बनाना होगा तो ऐसे आपको हाइपोथेसिस देना होगा। ठीक, ये जो हम लिखते हैं ना, इसको मैथ के भाषा में कहते हैं हाइपोथेसिस। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? ऐसे आज ऐसे कोई बच्चे हैं क्या जो क्लास फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं? चलिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता, शो करो कि 5 टू दी पावर n नेवर एंड्स विथ 0 होगा, तो शो कर देते आप। ठीक है, सब कुछ वही करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 15 पूछता, कर सकते थे। गर्ल्स, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में? गुड। तो एक ये इस तरह का क्वेश्चन था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से पूछा जाता है। यूक्लिड डिवीजन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पूछा जाता है। ये भी हमने सीख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, जो क्वेश्चन के माहौल को चेंज करेगा। इन सब माहौल से बिल्कुल अलग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। ये सारा इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में इतना क्वेश्चन नहीं होगा। बट अगर साइड बुक आप लेके चलते हो तो इन सारे तरह का क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है। पहले क्वेश्चन में आपको देता है, उसको सॉल्व के लिए फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। 96 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 एंड 84 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा क्वेश्चन देता हूं मैं। 18 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड 24 एक्स वाई स्क्वायर। पहले इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, फिर इस क्वेश्चन के एचसीएफ को देखिए। सचिन, सचिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हो सचिन? सचिन, आर यू लिसनिंग टू मी?
समझ में आ रहा है? क्या समझ लिया आप अभी तक? चलो, रौनक जौहन, रौनक जहान, रौनक जहान, रौनक जहान, आर यू लिस्निंग टू मी? भाई सभी लोगों को हमारी आवाज साफ साफ सुनाई देता है ना? अच्छा, मतलब ये वैसे लोग हैं जो क्लास के नाम पे सिर्फ क्लास ऑन करके छोड़े हुए हैं। चलो अच्छा है। निशा, आपको समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है? गुड। चलो देखिए, तो आपके देखते हैं, ये 18 को पहले कर लो प्राइम फैक्टराइज। 2 से 9 और 3 से 3, तो इस 18 को 18 x² y³ को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर है तो 2x, y³ है तो 3y। कोई दिक्कत? ऐसे ही 24 को करो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 24 XY² को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर x और फिर y दो बार। देखो कॉमन देखते हैं, एक 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, एक x है दोनों में, ये y है और ये y है। मीन्स इसका एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी 6XY²। कोई परेशानी? अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के बुक का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत भारी इजी नहीं है जी। 96 को प्राइम फैक्टराइज करो तो 96 से क्या मिलेगा? 2, 4, 8, 12, 16, 32 और 3। 96 को करोगे तो यही मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 बार 2 और 3, और फिर क्या है x-1 स्क्वायर है, इसका मतलब ये x+1 कितनी बार होगा? 2 बार, और इंटू x+3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर 84 की बारी है, 84 के करोगे 2 दूना 4, तिहाई और 7। 84 को करोगे तो यही ना आएगा। अब यहाँ x² - 1 है, तो फॉर्मूला आप जानते हो a² - b²। एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे, तो इसका ये क्या आ जाएगा? x-1 इंटू x+1। फिर देखोगे स्क्वायर है x+3 का, यानी x+3 होगा 2 बार, और फिर इंटू x+2। कोई परेशानी? निकालने को तो HCF ही कहा गया है। तो अब देखते चलिए, ये 2 दोनों में है, फिर ये 2 दोनों में है, फिर ये 3 दोनों में है, फिर ये x-1 दोनों में है, फिर ये x+1 दोनों में है, फिर ये x+3
और बस यही हो गया आंसर। मल्टीप्लाई कर देना है 12 x-1 x+1 x+3। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वही क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आप सर पटकने लगते हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्या है? इसको बनाने का तरीका आउट ऑफ सिलेबस है क्या? देखो और देख के बताओ कि क्या सही में इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आउट ऑफ सिलेबस गया है क्या? तो फिर आपको थोड़ा सा भी हार्ड क्वेश्चन मिलता है तो आप बस सर पटकते हो कि तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब क्रिकेट खेलते हो और बॉल स्टंप के बाहर जा रहा होता है तो बैट्समैन उस बॉल को बहुत अच्छा से खेलता है जो स्टंप के बाहर होता है। देखिए हो कभी क्रिकेट खेलते हो बच्चों? क्रिकेट खेलते हो तो इस चीज को फील किए हो कि जो बॉल स्टंप के बाहर होता है उस बॉल को आप बिल्कुल दिल खोल के मारते हो बिना किसी के डर के, है ना? तो जब क्रिकेट में आप थोड़ा सा बाहर जाता है तो उस पर खुश होके मारते हैं, तो सिलेबस में थोड़ा बाहर चला गया तो खुश होके बना लो। मैं जब भी कराता हूं तो मैं टॉपिक को उठा के कम से कम फाउंडेशन लेवल तक तो ले जाता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं कम से कम उसको उठा के फाउंडेशन लेवल तक ले जाता हूं। ये तो हो गया। अब इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, पहले उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन ये तो लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को तो आप समझ लोगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के तो आप समझ लोगे ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन मान लो ये है कि अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास आई हैव 20 रेड पेन, मेरे पास 20 लाल पेन है और हमारे पास मान लेता हूं 35 ब्लैक पेन है। ठीक, मेरे पास 20 रेड पेन है और 35 ब्लैक पेन है। यहां तक बात समझने में किसी को दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो जिनको लगता है टाइम हो गया है आप लीव कर दो, मैंने आपको रोका नहीं है। तो अगर हमारे पास 20 रेड पेन और 35 ब्लैक पेन है तो बात को समझिए, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं चाहता हूं पेन का बंच बनाना, है ना? एक साथ पेन को लेके उसको उस पर रबड़ लगा के उसका बंच बनाना चाहता हूं। लेकिन बंच बनाते समय मैं दो बातें ध्यान रखता हूँ। क्या ध्यान रखता हूं कि नंबर ऑफ पेन जो होगा इन ईच ग्रुप वो इक्वल होना चाहिए। और दूसरा ध्यान रखता हूं कि रेड पेन जो होगा वो उसका अलग बंच बने और ब्लैक पेन जो होगा इसका अलग बने। ये दो बातें मैं ध्यान रख रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास 20 रेड पेन है और 35 ब्लैक पेन है। हम चाहते हैं इन पेन को, जैसे आप मार्केट्स में पेन खरीदते हो अग्नि एमएक्स जेल, तो 5 का एक ग्रुप देता है पेन का ना, पूरा बंच देता है। आप चाहते हो कि आप अपने इस पेन को ऐसे ही पैकेट में डालो, ग्रुप बनाओ। ध्यान ये रखना है ग्रुप बनाते समय कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ पेन सेम होगा। तो पहले ही देखो, नंबर ऑफ पेन सेम होगा, इसका मतलब कि ये चीज अगर सिर्फ यही क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन नहीं होता, तो इसके लिए क्या फाइंड करना होता?
सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो HCF क्यों निकाले वो समझ लीजिए। अगर आप 20 पेन से आप ग्रुप बना रहे हो, तो एक ग्रुप में जो पेन डालोगे वो पेन निश्चित ही 20 से कम डालोगे। आपके पास 20 ही पेन है, तो आप एक बंच में 30 पेन तो नहीं डाल सकते हो। आप याद करो, HCF हमेशा छोटा नंबर देता है। दोनों नंबर से छोटा होता है HCF। देखते हो ना, LCM और HCF निकाला जाए अगर दो नंबर का, तो दो नंबर का LCM और HCF में LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। तो हमें यहाँ HCF निकालना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूंगा तो क्या होगा? देखो, 20 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और 35 को लिखोगे 7 इंटू 5। कॉमन गया 5, तो HCF हुआ 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ग्रुप में कितना पेन डालोगे? 5 पेन। तो फिर रेड पेन के लिए कितना ग्रुप बनाओगे? 4। नहीं, अगर आपके पास टोटल 20 रेड पेन है और आप एक ग्रुप में 5 रेड पेन डाल रहे हो, तो रेड वाला में होगा 20/5। ब्लैक वाला पेन में कितना ग्रुप बनाओगे? 37/5। तो इसको कर लोगे 4 और +7, मतलब आपने टोटल कितना ग्रुप बनाया होगा? 11। ऐसा क्वेश्चन अमृतांशु ने मुझे भेजा था एक, समझ में आ गया? अब वो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि आपके पास मान लो 50 मैथ बुक है, 60 साइंस बुक है, आप चाहते हो उनका रैक लगाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक रैक में सेम टाइप का बुक हो। सेम टाइप का मतलब मैथ वाला बुक का रैक अलग हो, साइंस वाला बुक का रैक अलग हो, और नंबर ऑफ बुक्स जो होगा इच रो में इक्वल होगा, इच ग्रुप में इक्वल होगा। तो कितना ग्रुप बनाओगे? तो इन सब तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। समझ में आ गया? तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आप लोग यहाँ तक काम कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ कैन वी प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज इरेशनल और रेशनल। रेशनल तो 9th में पढ़ चुके हैं, मेनली हम बात करेंगे इरेशनल का। ओके, गुड बाय।